ठीक है, क्वेश्चन 8 में गिवन है कैरम बोर्ड 4x4 square has the queen at the center. The queen hit by the striker move to the front edge, rebounds and goes to the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement. तो स्लाइटली जो है डिस्प्लेसमेंट का एक बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे होता था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फाइंड करना है, या ऐसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री अप्लाई करना होगा कि ये कैरम बोर्ड है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 4x4 का है, 4x4 का है। द क्वीन इज हिट बाय द स्ट्राइकर एंड मूव टू द फ्रंट एज। तो क्वीन सेंटर पे है मीन्स यहाँ पे 2 फीट पे है, और ये क्वीन स्ट्राइक होने के बाद ये यहाँ से सेंटर से फ्रंट एज पे स्ट्राइक करके यहाँ पे हिट करते, इट गोज इनटू द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। तो यहाँ से ये स्ट्राइक करके ये यहाँ तक है। तो स्ट्राइक करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, ये मान लिया है ओ, ये है ए और ये है बी। तो ओ ए बी ये जो दोनों एंगल होंगे ये सेम होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे। और ये जो है ये हो जाएगा 4 फीट। ये जो लेंथ है यहाँ से स्ट्राइक करके डायरेक्टली यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल का होगा दैट इज इक्वल टू 4 फीट, और ये जो है इसका हो जाएगा 2 फीट, और 2 फीट ये भी है। तो पूछा हुआ कि व्हाट इज द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज। तो सेंटर टू फ्रंट एज मींस ये लेंथ, सेंटर टू फ्रंट एज मींस OA। फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल एंड फ्रॉम द सेंटर टू द होल। तो सेंटर टू द होल का मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट केस का आंसर हो जाएगा OA, सेकंड केस का आंसर हो जाएगा AB, और थर्ड केस का आंसर क्या होगा, फ्रॉम O टू B, OB टोटल। तो OB क्या ज्योमेट्री से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो? सेंटर से और होल तक की जो डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, वो डायरेक्ट वो लाइन होगी OB। OB की लेंथ स्क्वायर है तो बता सकते हो डायगोनल का हाफ कितना हो जाएगा। इसका डायगोनल, इसका जो साइड लेंथ है वो है 4, डायगोनल हो जाएगा 4√2। 2√2 फीट ओबी। हाँ, OB इज इक्वल टू 4√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2√2 डायरेक्ट। और उसके बाद फिर ज्योमेट्री अप्लाई करना है कि ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर ये एंगल सेम है इंसिडेंस रिफ्लेक्शन से, ये 90-90 है, तो थर्ड भी सेम है। तो तीन एंगल अगर दो ट्रायंगल के सेम होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। तो ये सिमिलर है, तो सिमिलर है तो मान लिया कि यहाँ से हमने इसको ले लिया कि ये x है, तो ऑब्वियसली जो है ये टोटल लेंथ होगी, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये 2 फीट होगी, तो ये 2 - x हो जाएगा। सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे, ये है OB। तो सपोज करो tan थीटा अगर लिखना चाहो, तो tan थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2। दोनों में tan थीटा सेम है तो tan थीटा भी सेम होगा, तो x/2 इज इक्वल टू 2 - x/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 - 2x, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/6 और 2/3। x इज इक्वल टू 2/3,
फीट, 2/3 फीट। तो यहाँ से जब फाइंड करना होगा कि ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 नोन है, ये 2 नोन है, दिस x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ सेंटर से तो ये 2 है ही, 2 का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ए बी फाइंड करना है। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 2/3, ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से ये होगा ए बी जो होगी वो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर। थोड़ा पहले से रिपीट कर दीजिए, आपका वॉइस क्लियर नहीं था, अभी आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं था। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करना है यहाँ पे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कर दिया ये कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि तीनों एंगल सेम है, तो यहाँ से tan थीटा दोनों के इक्वेट कर दिए। tan थीटा इक्वेट कर दिए तो ये हो जाएगा x/2। इसमें स्मॉलर वाले ट्रायंगल में लिखा tan थीटा, तो ये हो जाएगा x/2। सेकेंड वाले में भी क्या लिख लिया, tan थीटा, ये हो जाएगा x/2 माइनस x/4। इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 2/3। अब ओ ए फाइंड करना है, तो ए क्या है, ये तो ज्योमेट्री अप्लाई करना है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। ये है 2, और ये जो है इस ट्रायंगल की जो लेंथ है ये है 4 परपेंडिकुलर। तो यहाँ से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए, जो कि डिस्प्लेसमेंट सेंटर से एज तक की हो जाएगी, तो उसको लिख लिया यहाँ पे। फिर यहाँ से ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ये साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, प्लस दिस स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करके पुट कर देंगे, यही हो जाएगा आंसर। ये हो जाएंगे तीनों के आंसर। आया समझ में? किसने पूछा था? यस सर, सृष्टि सुजनिका सृष्टि, हाँ त्रिपाठी हाँ हाँ, सर। बताओ। Sir, can't we take the other hole which is there? So this is one side and the other side also there, I guess. Specifically, it is mentioned in the question. The rebounds and goes in the hole behind the striking. The other hole means you have to take the reflection uh, towards left. कि यहाँ से ये यहाँ इंसिडेंट हो गया, यहाँ जा रहा है। सेम टाइप ऑफ ज्योमेट्री विल कम हियर आल्सो, Yes, sir. है ना? Yes, सेम sir. I was talking about that end. So, and नहीं, either of this we can take it. हाँ ये because in question it is specifically mentioned that goes in the hole behind the striking line. जहां से भी स्ट्राइकिंग हो रही है, मैं सपोज ये हम स्ट्राइकिंग लाइन अगर कंसीडर करते हैं, बोला कि स्ट्राइकिंग क्वीन इज लोकेटेड एट द सेंटर, और यहाँ से ये हिट कर रहा है इसको, तो ये स्ट्राइकिंग लाइन लेंगे तो ये होल लेंगे। यहाँ से अगर कंसीडर करेंगे तो इसके बिहाइंड ये होल कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। Yes, sir. और कल भी कोई पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 8। Yes, sir. And so that बताओ। so that 3D question of mosquito net, मॉस्किटो नेट, हाँ। the very next one, It flies and sits at the so diagonally that opposite. I'm not able to analyze that. Find the magnitude of displacement of the mosquito. डायगनली अपोजिट कॉर्नर तक जा रहा है, तो किसी क्यूब का डायगनल। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं क्विकली। ये मॉस्किटो नेट है, मतलब क्यूबॉइड टाइप का रूम है, बेड है, उसके ऊपर 3 फीट हाइट है। द नेट होल at a corner through which mosquito enters if diagonally opposite corner of the net. Find the magnitude of displacement. Taking the hole as the origin and the length of the bed as the x-axis, the width as the y-axis, vertically z. Write down the write write down the, अब इसमें write the component of the displacement vector. कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, देखो थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड है। एक ये सेकंड पार्ट को एक बार फिर से ट्राई करोगे, बस सिचुएशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, मॉस्किटो नेट है, कोई 7/3 का 7/4 का बेड है, 7/4 का बेड है। तो मान लिया बेड को हॉरिजॉन्टल ऐसा बेड है, ये है बेड, ये 7 है, ये 4 है, और उसकी हाइट है कुछ जहाँ पे मॉस्किटो नेट ये लगा हुआ है, तो इस टाइप का फॉर्मेशन होगा।
ये फॉर्मेशन होगा कहीं पे एक इस पॉइंट पे मॉस्किटो एंटर करता है किसी भी पॉइंट पे कॉर्नर पे और वहां से डायगनली अपोजिट साइड तक जाता है। तो क्या क्यूबॉइड के डायगनल फाइंड कर पाओगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अदरवाइज अगर मान लो कि हमें फाइंड द ओरिजिन, टेक द ओरिजिन एज अ होल एज अ ओरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड, तो ये मान लिया ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। हालांकि गलत लिखा हुआ है इसमें, क्यों गलत लिया हुआ हमने? टेक द होल एज एंटर द वन कॉर्नर ऑफ द बेड, द नेट has a hole at the one corner of the bed and through which the mosquito enters the net. mosquito enter कर रहा है taking hole as origin, तो यहाँ पे हमें origin consider करना है और वहां से displacement find करना है। तो ये फाइनली पहुंच रहा है, तो क्या हो रहा है इसका कोऑर्डिनेट, जैसे क्यूब वाला क्वेश्चन बताया था मैंने, कोऑर्डिनेट लिखेंगे x 7 4 सॉरी 7 x y होगा 3 y 4 और हाइट है इसकी 3। तो यहाँ से ये हो जाएगा इसके पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या लिख लेंगे? 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड उसके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आया समझ में? जैसा मैंने क्यूब का क्वेश्चन Yes. बताया था, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिए थे, उसमें और भी पॉइंट्स लिए थे कि किसी दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, यूनिट वेक्टर फाइंड करो, सेम चीज है। और कोई सर क्वेश्चन नंबर Yes, sir. Thank 7 you, थोड़ा। sir. Question 7 is spy reports about the suspect car roads as follow. The car moves towards east, made a perpendicular left turn and same question जो कल एक्सप्लेन किया था, कल जो क्वेश्चन पूछा था वही चीज है। तुमने जो डिस्प्लेसमेंट 3 डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि ये नॉर्थ की तरफ है साउथ की तरफ है, वही चीज है। सारे डिस्प्लेसमेंट को लिखना है। द कार मूव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन उसको ड्रॉ करोगे। ये है ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है। इट इज गिवन दैट स्पाई रिपोर्ट जो भी है 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो पहला वेक्टर है टुवर्ड्स ईस्ट, तो 2 किलोमीटर वेक्टर के फॉर्म में सोचो, वेक्टर के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा 2i कैप, इसको लिख लेंगे। किलोमीटर्स का किलोमीटर रहने दो, 2 किलोमीटर इधर हो जाएगा वेक्टर, इस तरफ गिवन है क्वेश्चन में। फिर दे हैव मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न होगा तो नॉर्थ जाएगा साउथ, नॉर्थ रैन फॉर 500 मीटर, 500 मीटर मतलब लेफ्ट की तरफ इधर चला गया, 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर 0.5 एंड मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न, अब किधर जाएगा? रैन फॉर 4 किलोमीटर एंड स्टॉप्ड, अब राइट टर्न किधर जाएगा, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट की तरफ, तो फिर यहाँ से 4 किलोमीटर ऐसा। तो अब ये वेक्टर यहाँ नहीं ड्रॉ करेंगे, ये दोनों इसको हम शिफ्ट कर देंगे पैरेलल इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये वेक्टर हो जाएगा। अरे बस समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, सारे डिस्प्लेसमेंट जो है नेट डिस्प्लेसमेंट इनका वेक्टर वाइज हम ऐड कर देंगे। तो इधर कितना 4 गया, फिर 2 भी गया, तो हम अगर नेट डिस्प्लेसमेंट इसका देखेंगे कितना हो जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट। हालांकि ये तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा ऐसे, ये इनिशियल पॉइंट फर्स्ट जो है 2 किलोमीटर्स, फिर 0.5 किलोमीटर्स, फिर 4 किलोमीटर्स, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सारे डिस्प्लेसमेंट को हम लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 4 + 6। क्या ये समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कितने हुए 4 और फिर 6i कैप, 6i कैप प्लस 0.4 j कैप, नेट रिजल्टेंट विल बी व्हाट, इसके स्क्वायर करके ऐड कर देना। नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर रूट, इतने किलोमीटर्स हो जाएंगे उसके नेट डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे कार मूव कर रहा है, कोई पर्सन मूव कर रहा है, वैसे ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे हो जाएगा, ये तो ऐसे जाना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए।
जा रहा होगा एक्चुअल में, बट हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विजुअलाइजेशन थोड़ा सा इजी हो, हम उसको विजुअलाइज कर पाए। क्लियर हुआ? किसने पूछा था? रवि? नो सर, सौम्यदीप। हाँ सौम्यदीप, आया समझ में? यस सर। हाँ तो क्वेश्चन जो है वो सर मेरा सर, आप बताओ। सर 12 नंबर। 12 भी आई थिंक जो है इसमें रेगुलर हेक्सागन है, राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स टेकन इन द ऑर्डर, यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज 0, प्रूव दैट सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को हमें लिख लेना है, ठीक है, और वेक्टर्स को ऐड कर देना है। अब कभी भी ये पॉइंट मैंने बताया था कि अगर कोई भी पॉलीगन क्लोज हो जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। कभी भी कोई वेक्टर्स को हम ऐसे अरेंज करते जाते हैं, अरेंज करते करते फाइनली वो 0 हो जाते हैं, तो हेड और टेल कोइंसाइड कर जाते हैं, तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब रिजल्टेंट 0 है तो मतलब सबको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। जिन लोगों का डाउट नहीं है, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, एटलीस्ट सुन लो और समझने की कोशिश करो, क्लास खत्म होने के बाद उसको अटेम्प्ट कर लो एक बार, ठीक है। कम से कम जिन्होंने मेहनत किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लिए हैं, तो एटलीस्ट तुम उसको सुन लो। मुझे पता है कि जिन्होंने, जिसको कोई डाउट नहीं, सॉल्व तो किया नहीं होगा, कई तो सरप्राइज होंगे कि अच्छा 12 क्वेश्चन भी है क्या। तो सरप्राइज लोगों के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 12। ये कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जाग जाओ। और जो लोग भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी का टाइम यूटिलाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा है नहीं, तुम्हारे पास वैसे ही इतना टाइम है। और उसके बाद जो है फर्जी में मतलब ये सोचोगे कि अच्छा ठीक है सर तो बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं कर लेता हूँ, सर क्वेश्चन 2 बता दो, 5 बता दो। तो तुम अगर ऑनेस्ट एफर्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो केवल स्पेसिफिक 2 ही 4 लोग क्वेश्चन पूछते हैं, 2 ही 4 लोग सॉल्व करते हैं, उतना ही चल रहा है, इसीलिए 2-4 ही सेलेक्ट भी होते हैं, ज्यादा लोग सेलेक्ट भी नहीं होते हैं। रीजन बस इतना ही है कि जो तुम्हारे डेली के स्मॉल स्टेप्स है ना, डेली के स्मॉल स्टेप्स, हार्ड वर्क, प्रिपरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया? प्रिपरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम्हारे जो हैं वो सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड होना चाहिए, तब जाके नेट रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा, समझ में आया? अदरवाइज जो तुम टाइम पास करते जाओगे तो उनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? सारा वेक्टर सम 0 हो जाएगा। इसीलिए सही डायरेक्शन में, सही मैग्नीट्यूड में प्रिपेयर करो। अभी टाइम है, अटेंटिवली ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको तुम बाद में रिग्रेट करोगे कि अच्छा, अभी लग रहा होगा कि अच्छा क्या हुआ, आज तो जो है केवल कंपोनेंट हमने फाइंड किया, आज तो केवल इतना ही पढ़ा। ये डेली डेली के जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं, करते करते हमने 2 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। और इसमें देखो ऑनलाइन वाले मोड में थोड़ा सा रिएक्शन टाइम कम रहेगा। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद तुम्हें सॉल्व करने के लिए टाइम दिया और तुम उसको कर पा रहे हो, करने के बाद फिर हम डिस्कस कर देते हैं। तो जितनी भी क्लासेस होती हैं वो एक क्लास के इक्विवेलेंट है। तो तुम्हें बस इतना करना है कि वो रिएक्शन टाइम खुद से लेना है। तुम्हें इस पे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ, सब कुछ करा दे रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि तुम अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करो। नोट्स भी दिया हुआ है, नोट्स में क्लासरूम में जो क्वेश्चन, और ये मेरे ही क्लास का नोट्स है, ऐसा नहीं कि कहीं और से नोट्स है, जो बच्चों को अभी रिसेंटली पढ़ा है, लेटेस्ट लास्ट बैच का, उसी का है। तो और तुम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होता है वो मैं बोलता ही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा अगर लेजी फील कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो कि 2-4 लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बाकी जो है, बाकी 25 सो रहे होंगे, क्या ठीक है मेरे काम की चीज नहीं है, तो ऐसा मत करो, समझे? नहीं तो फिर अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो अभी भी टाइम है, जाग जाओ। और कॉमन ट्रेंड बता रहा हूँ, 90% जो लोग होते हैं ना वो 12th में रियलाइज करते हैं कि सर 11th में टाइम वेस्ट कर दिया। अब क्या करना चाहिए? पहले 11th पढ़ना चाहिए, पहले 12th पढ़ना चाहिए। तो जो पढ़ने वाला है वो पहले ही पढ़ लेगा, पहले और बाद में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अदरवाइज ये सारे एफर्ट्स जो हैं तुम्हारे लिए अभी बहुत ज्यादा ये यूजफुल है, ये चैप्टर्स, ठीक है। चलो बहुत हुआ ज्ञान। तो ये सारे रिजल्टेंट 0 है, ये पॉइंट कवर किया हुआ है। जितने पॉइंट मैं क्लास में बताता हूँ ना, जितने पॉइंट, वो पॉइंट तुम दिमाग में फिक्स कर लो, उससे तुम्हारे 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे,
बट 90-95% सॉल्व हो जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ सकता है 5-10%, जो कि तुम्हारे एफर्ट के ऊपर है, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है, तुम्हारे कनेक्ट करने के ऊपर है कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे कनेक्ट करते हो। तो वो पॉइंट जो बताए जाते हैं उसको तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो, और किसी भी क्वेश्चन को देख के ये सोचो कि इसमें उसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा। दो अप्रोच है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है तुम सोचते हो अब क्या किया जाए, ये नहीं है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है तो तुम क्या करोगे, जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जो सीखा हुआ है उसका एप्लीकेशन स्ट्रांग होता जाएगा। क्या ठीक है, ये अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा गलत करोगे, 2-4 बार अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद तुम्हारी स्पीड अपने आप फास्ट हो जाएगी। जो लोग अभी कम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो क्लास है इसमें ये पहले स्टार्टिंग वाले दिन मैंने कुछ बताया भी था तुम लोगों को। स्टिल जो है केवल लॉज ऑफ मोशन के बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर एफर्ट सबका जीरो हो रहा है धीरे धीरे। अरे यार सारी चीजें जो है वो थोड़ी होती हैं कि वो मोमेंटम मेंटेन करना होता है, सारा कुछ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्ट करना इट्स इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू फिनिश। कि स्टार्टिंग में सबको मजा आता है, थोड़ा बहुत हुआ, 2-4 क्लासेस हुई, उसके बाद जब सारी क्लासेस चलने लगी तो जो डिसिप्लिन होता है वही टिक पाता है। तो डेली का वर्कलोड डेली करो, यही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो बहुत हुआ उपदेश, टाइम जा रहा है अपना। तो ये देखेंगे, यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ 6 वेक्टर 0। तो हमें पता है कि ये पॉलीगन क्लोज कर रहा है तो इसका रिजल्टेंट 0 ही होना है। रिजल्टेंट 0 होना है तो हम जानते हैं कंपोनेंट फॉर्म भी जानते हैं। कंपोनेंट फॉर्म जानते हैं तो सारे वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे मान लिया कि ये साइड लेंथ है इसका a, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 नहीं 120 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ 80 डिग्री हो जाएगा। ये वेक्टर ऐसे है, वेक्टर की डायरेक्शन इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वेक्टर ऐसे है, इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 प्लस 60, तो पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 तो 4 पाई बाई 3। तो ऐसे ऐसे हमारे ये 6 वेक्टर्स हो जाएंगे। तो इन 6 वेक्टर्स को अगर हम ऐसे लिख लेते हैं, ए पहले वेक्टर जो ये वेक्टर है ये हो जाएगा ए आई कैप, दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स कंपोनेंट इज व्हाट, ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस पाई बाई 3 आई कैप प्लस ए साइन पाई बाई 3 जे कैप। सिमिलरली ये हो जाएगा ए कॉस 120 डिग्री इज व्हाट, 60 डिग्री पाई बाई 3, 60 डिग्री रेडियन में पाई बाई 3, तो 120 डिग्री क्या होगा 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 आई कैप। फिर ऐसे अब सब रिजल्टेंट अगर 0 है तो एक्स कंपोनेंट का समेशन भी 0 होगा। तो क्या ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हम लोग ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐड करते जाएंगे। इसके लिए है क्या, इसको हम बोल देंगे कि ये a है, मतलब क्या है, a cos 0 डिग्री आई कैप, a cos 0 डिग्री, a cos पाई बाई 3, a cos 2 पाई बाई 3। फिर यहाँ पे क्या 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का मतलब हुआ पाई, पाई को क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 3। वैसे ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3, ये होगा 4 पाई बाई 3। तो सारे एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे, उसका रिजल्टेंट भी 0 ही होना है। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि जिस इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों रवि? 0 sir। किसने पूछा था, रवि? समझ पा रहे हो? Yes sir। यस सर। समझ गए? सर अभी देख पा रहे हो कि होगा ऐसा? सर डिस्कनेक्ट पूरा 1 मिनट से सर हो गया था, तो सर सुन नहीं पाए 1 मिनट का जो बोला आपने। मैं ये सॉरी बोल रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट हो सारे गया था। वेक्टर्स का कंपोनेंट लिख देना है, कंपोनेंट फॉर्म में सारे वेक्टर्स को लिख देना है। सपोज करो कि हम ये 3 वेक्टर्स के लिए लिखते हैं, तो a1 a2 क्या होगा, a1 a2 हो जाएगा a आई कैप। ए आई कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं a cos 0 डिग्री आई कैप, बिकॉज cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। सिमिलरली ये a1 a2 a3 वेक्टर को लिखते हैं, इस वेक्टर को, ये वेक्टर जो है इसको हम लिखेंगे a cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई बाई 3 आई कैप प्लस a sin 60 डिग्री जे कैप। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट वेक्टर को लिख लेंगे, एक्स कंपोनेंट में क्या आ रहा है, cos आ रहा है, तो इसमें भी लिख लेंगे cos 2 पाई बाई 3 आई कैप। ऐसे ऐसे जो रिमेनिंग वेक्टर्स उनको लिख लेंगे, ऐड करेंगे, रिजल्टेंट 0 है तो इनका एक्स कंपोनेंट भी 0 होगा। तो एक टर्म आ जाएगा cos 0 cos पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 cos 3 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3। आ रही बात समझ में? यस सर। एक्स सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ।
सर मैं जब भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब जब भी मतलब एक बार पढ़ता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ कि वो क्या होता है, मतलब वो समझ में नहीं आता हर समय। नहीं, ये नॉर्मल बिहेवियर है, सब लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उसको दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार खाना खा ये लेते सर हो तो लेकिन क्या लाइफ टाइम के लिए कंफ्यूजन हो होता जाता है? है कि नहीं, एक बार खाना खा लेते हो तो लाइफ कंपोनेंट ऑफ टाइम। वेक्टर क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ वही वेक्टर जो है उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में इफेक्ट क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है। मतलब किसी डायरेक्शन में उसका किसी मैग्नीट्यूड क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी कार का कंपोनेंट है, व्हील उसका एक कंपोनेंट है, मतलब क्या है उसका, मतलब क्या समझते हो कि उस चीज से बना हुआ है। कंपोनेंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि उसमें वो चीज इनहेरेंट है, सबको 3-4 कंपोनेंट मिलाएंगे तो कुछ बनेगा। अरे बात समझ में? तो सेम जो है वेक्टर है, उस वेक्टर के भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो डिपेंड करेगा हम किस डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ सर एक एग्जांपल। एग्जाम्पल तो कितने सारे ले लिए यार, कॉस थीटा साइन थीटा, वो क्या है, वो तो एग्जाम्पल्स ही है ना। क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए हैं एक भी इसमें है? हेलो, कौन सा संदीप? हाँ ये सर। क्वेश्चन इसके जो है अटेम्प्ट किए हैं? हाँ सर मैं एससीआमा कर चुका हूँ। खत्म हो गया? हाँ 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के। अच्छा ठीक है, तो जो डाउट है उसको सेंड करना मुझे। यस सर। डाउट उसको सेंड करना, मैं देख के भेजता हूँ। यस। देखो आज तो ये सब डिस्कशन में ही टाइम चला गया, ज़्यादा हो नहीं पाएगा। मैं एक बार तुम लोग को एडवाइस कर रहा हूँ कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, थोड़ा सा सिंसियरिटी मेंटेन करो। ठीक है, सिंसियरिटी मेंटेन करोगे तुम्हारा अपने आप प्रोग्रेस समझ में आएगा। सिंसियरिटी मेंटेन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन नहीं पढ़ पाए, कुछ इश्यू हो गया, कुछ हो गया, वो मैटर नहीं करता है, बट लार्ज बेसिस पे जो है एक सिंसियर अप्रोच रखो। तुम्हें जितना जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, उसको पूछो, उसको सीखो, उसको अटेम्प्ट करो। ऐसा इम्पॉसिबल है कि अटेम्प्ट कर रहे हो तुम और समझ में नहीं आ रहा है। इतना बेसिक आईक्यू सबके पास है, कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम लोग प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे। प्रोडक्ट के डिस्कशन में डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बताया था मैंने कि कोई बता सकता है क्या एप्लीकेशन बताया था? अगर डॉट प्रोडक्ट समझ में आता है तो डॉट प्रोडक्ट हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बताओ। 1 मिनट संदीप, क्या अप्लाई कर सकते? सर दैट संदीप एप्लीकेशन बताओ कोई भी डॉट प्रोडक्ट का, एनीवन। कोई एप्लीकेशन संदीप, कोई भी बताओ। एंगल फाइंड करते हैं। So to test for perpendicularity. हाँ, Yes, sir. to check the Angles. perpendicularity, to find the angle between the vectors। तो ये जो है इसके एप्लीकेशन थे, परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए, फिर यूनिट वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है वो सब भी देखा था। अब एक जैसे हम डिफाइन करते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल, जैसे हम अब कई सारी क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं, क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, तो उसमें से एक क्वांटिटी होती है वर्क डन। तो जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। डी आर, या हम इसको डी आर नहीं लिखते हैं, अभी डी आर यूज नहीं किया, तो एफ डॉट एस, वेर एफ एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एफ इज द फोर्स वेक्टर। तो यहाँ से फोर्स जो वर्क डन डिफाइंड है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे मान लो कि, अब ध्यान से सुनो, टाइम कम है, एफ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ऐसा मैंने किया। ठीक है, अब सपोज एनी पार्टिकल मूव्स फ्रॉम
S is what displacement. अभी displacement find किया. Any particle moves from A to B. Coordinate of A is 1 2 3. Coordinate of B is 4 5 6. Coordinate of B is 4 5 6. Coordinate of A is 1 2 3. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिर्फ कोई बता सकता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वंस अपॉन अ टाइम ऐसा कुछ सर मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ऐसा कुछ क्या था? ये है पोजीशन वेक्टर, ये है ओरिजिन, यहाँ से यहाँ कोई पार्टिकल मूव कर गया था, ये था Q, ये बताया था. इसका जो है कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, z1 है. ये मूव करता है किसी दूसरे पॉइंट पे, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है, z2 है. तो ये हुआ फाइनल पोजीशन वेक्टर, है ना. इसके बाद ये इसमें ट्रायंगल लॉ हमने अप्लाई किया था. ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज PQ. OP क्या है? OP इज द पोजीशन वेक्टर, OQ इज द पोजीशन वेक्टर. तो PQ फाइंड करेंगे, PQ फाइंड करेंगे तो ये आया था आंसर. याद आ रहा है कुछ? यस सर. हाँ, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कि अगर कोऑर्डिनेट्स नोन है तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे. कोऑर्डिनेट्स नोन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज व्हाट? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 i कैप, j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. ऐसे लिखोगे. अब तुम्हें ये कोऑर्डिनेट्स नोन है, इसमें से बताने की जरूरत नहीं है कि ये x और ये y और z है. तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं लिख लेता हूँ, s वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? कोई बता सकता है? फाइनल x2 माइनस x1 4 माइनस 1, क्या ये हो जाएगा? 3 i कैप. फिर यहाँ से 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 3 i कैप. 6 माइनस 3 प्लस 3 j, सॉरी ये i कैप, j कैप एंड दिस इज k कैप. अब व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स, work done is defined as what? Dot product of force and displacement. We are given with the force, initial point and final point. So force is equal to 2i cap plus 2i cap, 3j cap and k cap, and displacement vector we have सर 18 जूल. हाँ सर 18 जूल. f dot s डॉट प्रोडक्ट लेना है. डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2 into 3 plus 2 into 3 into 3 प्लस 3 into 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस 3, ये होगा 18 जूल. तो ये इसका एप्लीकेशन है. ये वर्क पावर एनर्जी में हमें फाइंड करना पड़ेगा. वर्क पावर एनर्जी में तो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. सीधे सीधे हमें मल्टीप्लाई कर देना है. आई बात समझ में? ठीक है. तो ऐसे जो है डॉट प्रोडक्ट कई सारे जगह पे, कई सारे स्पेसिफिक जो है एक वर्क डन हम फाइंड करने में इसका यूज है. अब दूसरा था इसका कंपोनेंट फाइंड करना, प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का मतलब ये है, देखो जैसे मान लो कि ये है कोई वेक्टर है ऐसा. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है. जैसे अभी कंपोनेंट हमने देखा, कंपोनेंट ये थीटा है, ये मान लिया ए है. तो इसमें ये क्या हो जाएगा? यही है कंपोनेंट संदीप, कि यहां से एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा इसका, ये क्या है? a cos थीटा इज व्हाट? a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर. किसके अलोंग कंपोनेंट है? एक्स एक्सिस के अलोंग है. और y डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा? a sin थीटा. तो ये क्या? इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में. मतलब ये फोर्स, ये पूरा का पूरा फोर्स तो x के अलोंग नहीं है ना, y के अलोंग नहीं है. तो x के अलोंग इसका कुछ होगा. हाँ सर क्या हम सर ऐसा बोल सकते हैं कि a cos theta i cap and a sin theta j cap आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a? हाँ, और क्या?
A cos theta is the x Okay, sir. component, A sin theta is the y component, है ना। तो इसमें देखो, तो इसी ये A cos theta को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि this A cos theta is the projection of A on x axis। सेम चीज है, सेम मीनिंग है। कंपोनेंट देखें उसके लॉन्ग, या उसी को दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। एक्स सर एक्सिस आप एक मिनट पहले जो वाला बोले और एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए। क्या क्या? कनेक्शन सर 1 मिनट पहले जो सब बोले थोड़ा और एक बार रिपीट कर अरे दीजिए। 1 मिनट पहले कैसे याद रह गया? इसमें मैं यही बोल रहा हूं मैं कि कंपोनेंट है वो कंपोनेंट तो अभी तक हमने फाइंड किया हुआ है। अब उस कंपोनेंट का जो है दूसरा इंटरप्रिटेशन है इसी चीज को, जैसे ए का हमने कंपोनेंट लिया ए cos थीटा ए sin थीटा, तो ए cos थीटा को हम ये भी बोल सकते हैं कि ए cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। A sin theta is what? A sin theta is the projection of A on y axis। ये हो जाएगा projection of A on y axis। आई बात समझ में? मतलब कंपोनेंट और प्रोजेक्शन दोनों सेम चीजें हैं। कंपोनेंट बोले या प्रोजेक्शन बोले, दोनों सेम चीजें हैं। सेम कीवर्ड यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन में आता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस, मतलब हमें कंपोनेंट फाइंड करना है उसके अलोंग, और फाइंड द कंपोनेंट, तो वो तो समझ में आ ही जाएगा डायरेक्ट। आई बात समझ में? ठीक है, आज तो ये डाउट डिस्कशन में थोड़ा टाइम हमारा चला गया, बट ये जो है यूजफुल है, इसको ज़रूरी है। जो लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार एडवाइस कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही है। तुम पढ़ोगे, सेलेक्ट होगे, उससे तुम्हारा बेनिफिट होगा। तो एक बार फिर से ऑनेस्टली जो है क्वेश्चन नंबर 1 से जिन्होंने भी अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन 1 से 12 तक अटेम्प्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास